मेरा नाम राहुल है, राहुल सूदन। और मनोज भाई ने जैसे बताया कि हमारा 10-15 साल का एक रिश्ता है। और ये रिश्ता का एक ही धागा है, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। प्रेजेंटली मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। एंड फिटसी करता क्या है, फिटसी का एम क्या है, वैसे आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, पर हम में से कुछ भाई जो नए हैं, जिन्होंने अभी हमारे साथ काम शुरू किया होगा, उनको मैं बता दूं कि फिटसी एक एसोसिएशन है, एक एथिकल लाइक माइंडेड कंपनीज का ग्रुप है, जिसमें मनोज भाई एक्चुअली फाउंडर मेंबर थे और एक्चुअली में इस एसोसिएशन की नींव डालने वालों में से मनोज भाई थे। सो हमारी सोच क्या थी कि गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करने में या कुछ पॉलिसी बनाने में या अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, अपने डायरेक्ट सेलर्स की कुछ सोच को गवर्नमेंट तक लेके जाने में हमें एक प्लेटफॉर्म, एक रास्ते, एक पुल की जरूरत है। फिटसी वो काम पूरा करता है। हम आप लोगों के काम आपके एमडीज के थ्रू, आपके डायरेक्टर्स के थ्रू, आपके बोर्ड मेंबर्स के थ्रू आप सबसे कलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं। फिटसी को करीबन 3 साल हो गए हैं और इस टाइम पे भगवान की दुआ से और मर्जी से हम काफी अच्छी पोजीशन पे हैं। फिटसी के साथ साथ मेरा जो दूसरा इंट्रोडक्शन मनोज भाई ने दिया, वो एक मैगजीन के रूप में दिया। एक एडिटर है मैगजीन के, जिसमें आपने मनोज भाई का आर्टिकल भी देखा होगा, डायरेक्ट सेलिंग टुडे का। मनोज भाई की एक अच्छी सी फोटो आई थी इसमें, अगर आप लोग देख सकते हो। सो मनोज भाई वैसे फिल्म स्टार जैसे लगते हैं, तो फोटो में भी थे वो फिल्म स्टार जैसे। तो आप में से जितने भी दोस्तों ने ये मैगजीन नहीं पढ़ी हो, तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं आप लोगों को ये मैगजीन भेजना चाहूंगा। आज का जो आज जो मिले हैं और आज मैं जो बात आप लोगों से करना चाहता हूँ, वो बेसिकली लॉकडाउन के ऊपर करना चाहता हूँ। लॉकडाउन में जनरली क्या होता है और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है। लॉकडाउन में क्या होता है ये ज्यादा जरूरी नहीं है डिस्कस करना। लॉकडाउन के बाद क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। लॉकडाउन के बाद दो तरह की मार्केट में बदलाव आता है। सो हर मार्केट को दो तरह से देखा जाता है। एक मार्केट जिसे हम कहते हैं एसेंशियल गुड्स की मार्केट, एक हमारी दूसरी मार्केट होती है जिसको हम नॉन एसेंशियल गुड्स कहते हैं। और ये देखा गया है कि जो मार्केट में या इंडिया में या जीडीपी जो बढ़ता है या भारत की इकोनॉमी जो ग्रो करती है, असल में वो नॉन एसेंशियल से ज्यादा ग्रो करती है। तो क्योंकि ज्यादा जो कस्टमर का बेनिफिट आता है या कस्टमर को बूस्ट आता है, वो नॉन एसेंशियल से आना शुरू हो जाता है। सो अब जब ये लॉकडाउन खत्म होगा तो इसमें दो तीन चीजों में बड़ा फर्क आएगा। वो एक जिसे कहते हैं कि जॉब मार्केट में आपको डाउन टर्न देखने को मिलेगा। जो सैलरीज पहले थोड़े से 10,000 की थी, शायद वो 8,000 पे आ जाए, 8,000 की शायद 6,000 पे आ जाए। तो ये एक जनरल डिप्रेशन या एक रिसेशन रहता है। दूसरा फर्क अगर आप देखेंगे तो आपको फर्क नजर आएगा कस्टमर के कॉन्फिडेंस में। यानी कि अगर हम बात करें नॉन एसेंशियल आइटम या लग्जरी गुड्स के आइटम में, तो थोड़ा सा डाउन टर्न आ जाता है, कस्टमर्स कम खरीदते हैं लॉकडाउन के बाद। तीसरा आपका जो इफेक्ट आएगा वो आपका बैंकिंग सेक्टर पे आता है। जो बैंकिंग सेक्टर आपको जो बैंकिंग सेक्टर को बड़ी कंपनियों को लोन देना होता है, फिर बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को लोन देती हैं, तो वो एक सर्कल जो होता है फाइनेंस का, वो रुकना शुरू हो जाता है। अब जब आप इन तीनों चीजों को टोटल करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो रिटेल की मार्केट है, वो असल में डाउन टर्न पे आना शुरू हो जाती है। और आज रिसेशन का अगर साइकिल भी एक समझें तो हर 10-15 साल, 8-10 साल में एक साइकिल आता ही है जब मार्केट ऊपर नीचे होती है। सो ये जो मार्केट आती है, जब ये डाउन होता है, डायरेक्ट सेलिंग बढ़ जाती है। मनोज भाई ने बताया होगा आपको, मनोज भाई को 25-30 22 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का। सो मनोज भाई ऐसे ही उतार चढ़ाव मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार देख रहे होंगे। जी सर, जी सर। तो तो अब ये जो अब जब ट्रेडिशनल मार्केट या मॉडर्न ट्रेड या रिटेल मार्केट, ये इन सब की हम जब हम बात करते हैं, जब उनमें डाउन टर्न आता है तो डायरेक्ट सेलिंग बढ़ जाता है। लेकिन तब जब भी रिसेशन आता था, तब ऐसी कभी सिचुएशन नहीं आती थी कि माल सप्लाई ना हो। अभी आप समझें तो माल सप्लाई के ऊपर ही क्वेश्चन है। सो काफी सारी गुड्स हमारे लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं। सो ये बड़ा यूनिक सा सिस्टम है कि डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगा भी, और लेकिन देख के बढ़ेगा, जैसे ही ये
आपका माल, जब आपकी पोजीशनिंग, आपकी डिलीवरी शुरू हो जाएंगी। अब ये सिनेरियो में 2-3 नए रास्ते भी और खुलते हैं। पहला रास्ता जो देखा गया वो एक डिजिटल एक्सेप्टेंस का था। अभी मैं किसी कंपनी, वर्ल्ड की बड़ी एक रिसर्च कंपनी है, उनका डेटा पढ़ रहा था कि इंडिया में जो डिजिटल एक्सेप्टेंस हुआ है, ये ज़ूम मीटिंग जो हम और आप कर पा रहे हैं, ये जो वेबिनार हो रहे हैं, ये इसकी उम्मीद नहीं थी। इंडिया ने एक्चुअली सभी मार्केट्स के हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है डिजिटल एक्सेप्टेंस में, यानी कि आने वाले वक्त में डिजिटल एक्सेप्टेंस एक रूट बन जाएगा। दूसरा जो शायद बिजनेस मॉडल हमारे साथ ग्रो करे वो है शायद लास्ट माइल कनेक्टिविटी का। अगर मैं उसको साफ शब्द में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि माल की आखिरी डिलीवरी का जो मॉड्यूल होगा वो भी बहुत बड़े डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ जाएगा और वो भी एक रेवेन्यू का मॉडल बनेगा। डायरेक्ट सेलिंग असल में शायद बाकी सब इंडस्ट्री के मुकाबले ये साल फिर पॉजिटिव में क्लोज करे, क्योंकि बाकी सब इंडस्ट्री की जो परसेप्शन है, आपकी ट्रैवल इंडस्ट्री की, आपकी हॉस्पिटल की, आपकी बाकी लग्जरी, टेलीकॉम, कार, वो सभी इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है सिवाय डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या सभी ग्रो करेंगे, ये क्वेश्चन आता है उन पे जो एक्चुअली एक ही ट्रेन में सवार रहते हैं। आप सभी लोग एक्सपीरियंस होंगे, आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप चलना शुरू होते हैं और जब ऐसी कोई सिचुएशन आता है कि जब बिजनेस कम हो जाता है, बिजनेस रुक जाता है या मार्केट रिएक्ट नहीं करती, तो कई लोग आगे पीछे देखते हैं, ऑप्शन देखना शुरू करते हैं। बट सच्चाई ये है कि मेरा 20-22 साल का एक्सपीरियंस और मनोज भाई का 20-22 एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक्चुअली इस टाइम पे जो लोग साथ रह जाते हैं, जो लोग किश्ती से नहीं उतरते या ट्रेन से नहीं उतरते ना, असल में वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सो आप सभी को मैं सिर्फ जो मैंने कहा है, मैं आपको अगर 2 शब्दों में या 2 लाइनों में समझाने की कोशिश करूं तो वो ये है। एक, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी और उस नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा ग्रो करेगी। उसका रीजन होगा क्योंकि बाहर रिटेल में और ट्रेडिशनल मार्केट का बहुत कम जाना, डाउन होना, जॉब मार्केट का बहुत डाउन जाना, और रिटेल आपका रियल एस्टेट का डाउन जाना होगा। और दूसरा, इस बिजनेस में ये टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं इस बिजनेस को सीखने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम घर खरीद लेते हैं तो तब सफेदी कराने का टाइम नहीं मिलता, कभी हम कंप्यूटर खरीद लेते हैं तो उसे मेंटेनेंस का टाइम नहीं मिलता, कभी अभी हमने कभी कोई वेबसाइट बना देते हैं तो उसे ठीक करने का टाइम नहीं मिलता। तो कई बार ऐसा एक ब्रेक जब मिलता है ना, तो शरीर को और काम को और सबको दोबारा से इवेल्युएट करने का मौका मिल जाता है। आप लोग और भी कई तरीके से अपनी जो इनफैक्ट एक बड़ा इंटरनेशनली एक कंपनी, सॉरी मैं 2-3 चीजें मिक्स करने लगा था, पर मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। तो इंटरनेशनली एक हमारे किसी से बात हो रही थी कि वो पूछ रहे थे कि किस तरीके से हम बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं और क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो बहुत बड़े लॉयर हैं वो, हमारा यूएस से। तो कहते हैं कि आज की डेट में ना, अब डायरेक्ट सेलिंग वालों को ना, अब जो रिवॉर्ड है ना, अब वो ट्रैवल नहीं चाहिए, अब वो होटल नहीं चाहिए, अब उनको जो चाहिए ना, वो है जूम का प्लेटफॉर्म चाहिए, अब वेबिनार चाहिए। अब उनको जो रिवॉर्ड में चाहिए वो प्रोजेक्टर नहीं चाहिए, अब उनको लैपटॉप चाहिए। तो यानी कि आप जब समझें तो एक एक्चुअली बहुत नया, और मनोज भाई से मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि अगर वो अपने रिवॉर्ड्स को भी देख सकें कि आने वाले टाइम में हम ऐसा है कुछ रिवॉर्ड स्कीम निकाल सकें जो इस चीजों को भी कवर करे। जी जी जी। अ, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो हमें और आज डिस्कस करना है आप लोगों से, ये आपको बताना चाहिए कि आने वाले टाइम में सरकार की जो डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या पॉलिसी आ रही है। जैसे आप सभी को पता है कि कंज्यूमर अफेयर जो मंत्रालय है, हमारी नोडल एजेंसी है, वो ये देखती है कि हमारा कंज्यूमर अफेयर में हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिंदुस्तान में कैसे ग्रो कर रही है। जैसे आप सबको पता था कि अभी तक हमारे यहाँ पे गाइडलाइंस थी, और अब एक नए रूल्स की स्थापना हो रही है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। इस नए रूल्स के आने की वजह से काफी कुछ चीजें और इम्प्रूव हो और बेहतर होने जा रही हैं हमारे सिस्टम के अंदर में। मनोज भाई उस डिस्कशन का पार्ट है, इनके इनपुट्स हैं उस कि हमें किस तरीके से कंपनीज को आगे लेके जाना है। बट आने वाले टाइम में जो कंपनीज हैं सिस्टम के अंदर, उनको काफी कुछ प्रोटेक्शन और काफी कुछ वैल्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी मिलने वाली है।
सो जो एथिकल कंपनीज हैं, जो साफ काम कर रही हैं, उनके ऊपर भी काफी सपोर्ट और उनको तवज्जो दी जा रही है। ज्यादा डिटेल में वो अभी पॉलिसीज क्या है, मैं अभी आप सबसे नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, बट मनोज भाई के थ्रू अगर आप कभी कोई क्वेश्चन उसके बारे में पूछना चाहें तो मैं और मनोज भाई आपके आंसर्स देने के लिए तैयार हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है शैलेश जी, कि किस तरीके से कोई भी इंसान एक जिसको ये काम नहीं भी आता करना या सिर्फ सुना होता है, वो एक छोटी मोटी कंपनी खोल लेता है और काम ना आने के परिप्रेक्ष्य में और 2 4 5 महीने के बाद उसको बंद करके कुछ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से नेगेटिव कर देता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर हमारी अभी एसोसिएशन में काफी डिस्कशन हुआ और ये काफी मिनिस्ट्री लेवल का डिस्कशन है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमने भी मिनिस्ट्री से अनुरोध किया है, अगर मिनिस्ट्री हमारी बात एक्सेप्ट कर ले, कि हम जो एंट्री लेवल फीस है नई कंपनी के खुलने की, वो कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि हर कोई बंदा वो एक इंडस्ट्री में अगर आए तो सीरियसनेस से आए। इसमें एक्चुअली देखो, लोग सिर्फ सामान नहीं खरीदते, ये लोगों का करियर है, जिंदगी है, उनका परिवार का सब कुछ इसी से रिलेशन में होता है। तो इसको बात को हमें उतनी ही सिर्फ ये समझना कि कोई कंपनी खोल रहा है वो नहीं है, एक्चुअली वो काफी सारे लोगों की जिंदगियों से खेल जाता है अगर वो काम सही तरह ना करे तो। और लोगों को लगता है कि वो एक कंपनी ने गलत कर दिया तो वो दूसरी कंपनी भी गलत होगी, तो इस तरीके से हमारी पूरी इंडस्ट्री नेगेटिव हो जाती है। तो ये बात को मिनिस्ट्री ने काफी सीरियसली लिया है और इसको हमने काफी प्रेजेंट किया है उनको, और आने वाले शायद ज्यादा, मैं नहीं कहूंगा, प्रॉब्ली शायद 1 महीने के अंदर ही इसका रूल निकल आए कि एक हम जो कंपनी स्टार्ट करेगा उसके ऊपर एक बड़ी सीरियस रिस्ट्रिक्शन रखनी है। उसके साथ अगले साल जब वो कंपनी रिन्यू करती है, तो हमने डिपार्टमेंट को अनुरोध किया है कि अगले साल जब वो रिन्यू करती है तो उसके ऊपर भी उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ फीस या कुछ चार्ज किया जाए या उनसे वो डॉक्यूमेंट मंगवाए जाए। देखिए, अल्टीमेटली एक कंपनी ओनर को सीरियस होगा तभी ये काम होगा। और एक बात भी सच है कि अगर हमें अपना करियर बनाना है तो करीबन एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अपना करियर बनाने के लिए करीबन 2 से 5 साल एक एवरेजली लग जाते हैं। आप गिव एंड टेक 6 महीना ऊपर नीचे समझे तो एक एवरेज, जिसे मैं कहता हूँ, मैं हाई लेवल सपने की बात करूं तो। अब अगर कंपनी का विजन ही 2 से 5 साल का ना हो तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर काफी सीरियस स्टेप लिया है और मनोज भाई आपको अपडेट दे देंगे, मनोज सर, कि इसमें हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या आने जा रही है। बट दो चीजें डेफिनेटली, पहला नई कंपनी के फॉर्मेशन के ऊपर स्ट्रिक्टनेस, सेकंड उसके रिन्यूअल के ऊपर कि जब वो सेकंड ईयर कंपनी अपने पेपर सबमिट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस या फीस या कुछ एक्शन अगर वो नहीं करती, वो सब डिसाइडेड है, वो सब होने जा रहा है। ओके, देखिए, लीगल की अगर हम बात समझें तो पहला रूल, ग्राउंड रूल है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने वो प्लान ओके किया है तो वो उसकी लीगली मान्यता है। अब आप समझें कि बाइनरी या कोई भी प्लान जो होता है, या डिफरेंशियल प्लान होगा, या वो ऑस्ट्रेलियन बाइनरी होगा, या डिफरेंशियल मैट्रिक्स होगा, या अपग्रेड मैट्रिक्स होगा, जिस तरह के भी प्लान है, प्लान के अंदर 2 3 चीजें होना बड़ा जरूरी है। अब आप ये समझें कि आप ये नोट करना शुरू करें कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है। आप उसको नाम में मत जाएं, उसके अंदर फीलिंग को समझने की कोशिश करें। पहला, क्या कस्टमर को परचेस करना, उसमें क्या वो डायरेक्ट सेलर के बिना बने परचेस कर सकता है? यानी कि मैं अगर किसी आपकी कंपनी में आता हूं और मैं कहता हूं जी मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, क्या मैं खरीद सकता हूं? दूसरा, क्या एक डायरेक्ट सेलर के पास दोबारा 3 बार 4 बार 6 बार खरीदने का प्रोविजन है? क्या मैं आज प्रोडक्ट लेता हूँ, 1 महीना एलोवेरा आपसे लिया, कल को आपका गैस का प्रोडक्ट है और आपकी चाय का प्रोडक्ट है, अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या वो प्रोविजन है? आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी छोटी सी बात है कि हाँ, एक कस्टमर ने, एक डायरेक्ट सेलर ने प्रोडक्ट खरीदना है तो वो क्यों नहीं खरीद सकता। बट आप अनमूमन प्लान देखेंगे ना तो आप बड़े हैरान होंगे कि कई प्लान तो ऐसे हैं जो बने ही नहीं है कि दूसरी तीसरी चौथी बार परचेस करने के लिए। उसका रीजन, क्योंकि वो छोटी सोच लेकर आते हैं। वो सॉफ्टवेयर एक कुछ छोटा सा बना लेंगे, कुछ छोटा सा 2 4 प्रोडक्ट रख लेंगे कि उनमें प्रोविजन नहीं होता। एक प्रोविजनिंग ये होनी चाहिए। क्या एज अ डायरेक्ट सेलर जब मैं अपने लिए प्रोडक्ट लेता हूँ, जब मैं अपनी टीम के लिए प्रोडक्ट लेता हूँ, तो क्या मुझे अपनी टीम से इंसेंटिव आता है? और अगर मैं और काम करता हूँ और टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो क्या मुझे और इनकम आती है, जिसे हम रॉयल्टी इनकम कहते हैं, ग्लोबल बोनस इनकम कहते हैं, एम्बेसडर इनकम्स कहते हैं, वो तरीके की income। तो प्लान की एक जो
आत्मा है वो ये होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि बाइनरी का या डिफरेंशियल का, तो एक्चुअली वो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये कहना कि क्या सारी बाइनरी गलत है, ये ठीक नहीं होगा। पर क्या बाइनरी गलत हो सकता है? ये आंसर भी ठीक है। इसको ऐसे समझें कि एक एक्सपीरियंस आदमी को पता है कि उसने एक चाकू से क्या करना है, उन्हें चाकू से सब्जी काटनी है या किसी का गला काटना है। तो चाकू गलत नहीं है, वो इस्तेमाल करने वाले पे है कि वो क्या चीज इस्तेमाल करने जा रहा है। मेरा तो एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि मैंने इतने सारे लोगों को देखा जो बाइनरी चलाते हैं, असल में उनको भी खुद नहीं पता कि वो बाइनरी क्या होता है। सो आपका क्वेश्चन क्या बाइनरी लीगल है या डिफरेंशियल इलीगल है, ये क्वेश्चन का आंसर आप इतना ही समझें, अगर कंज्यूमर अफेयर उसको ओके करता है, वो उनकी लिस्ट में आता है, तो प्लान ठीक है। बट आपको उसके प्लान के अंदर और ये देखना चाहिए कि उसको कंज्यूमर के लिए कितना स्पेस अवेलेबल है, डायरेक्ट सेलर के लिए दोबारा रिपर्चेस अवेलेबल है कि नहीं है, क्या हम उसको एक जो परचेस करने के लिए कह रहे हैं वो उसके काम का प्रोडक्ट है कि नहीं है। हमने उसे कह तो दिया कि आपने 20,000, 50,000, 10,000, 6,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदना है, पर वो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है और वो मार्केट में बिकने लायक है कि नहीं है, वो सब चीजें भी देखना जरूरी है। सो नॉर्मली आप नोट करना कि जिन्होंने कंपनी लंबी चलानी होती है वो वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट्स रखते हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट रखते हैं जो घर में आम काम आने वाले प्रोडक्ट हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी सेहत को ठीक करने वाले प्रोडक्ट हैं। और जिन्होंने कंपनी छोटे टाइम के लिए चलानी है वो ऐसे प्रोडक्ट डालते हैं जिनका यूज उतना नहीं होता, या वो बहुत ही ओवर प्राइस्ड वैल्यू की प्रोडक्ट रखते हैं। मनोज भाई, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है सर, जो बाइनरी में भी क्या होता है कि लोग सिर्फ हेड काउंट पे ही काम करते हैं, और आज भी जितनी कंपनियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट में है उनमें से मैक्सिमम इस पे काम कर ही रही हैं। तो वो हम्म। जैसे आपने बताया कि चाकू वाला जो एग्जांपल बहुत सटीक बैठता है यहाँ पर। तो आप आपकी नीयत कैसी है उस काम को करने के लिए? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो आज की डेट में दो लाइनों पे अभी ट्रेंड चल रहा है कि दो लाइनों का प्लान है, तो अल्टीमेटली वो है सब बाइनरी ही। हम्म। गवर्नमेंट का जो कंसर्न है वो ये है कि आप जो पैसा दे रहे हो, जो पैसा आप बचत करते हो कंपनी के खर्चे निकालने के बाद, वो पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। अब उसको आप दो लाइन में बांटो, तीन में, चार में, पांच में बांटो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट क्या लीगली वो पैसा बट रहा है या नहीं बट रहा, वो एक चीज जरूरी है। ओके। देखिए, दोनों का काम समझें तो दोनों का उद्देश्य तो एक ही है। उद्देश्य है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक अच्छा वातावरण बनाना, एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलर जो अपना करियर लगाते हैं, उनको एक ऐसा माहौल मिल सके जिसमें वो ग्रो कर सके। अब फर्क है सिर्फ रास्ते में। फिटसी जो बना है वो भारतीय कंपनियों के लिए बना है, भारत की नीड के अनुसार बना है। जैसे हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए, हमें कितना मार्जिन चाहिए, हम प्लान कैसे चलाना चाहते हैं, हम कंपनी कैसे खोलना चाहते हैं, ये भारत की नीड्स के हिसाब से बना है। साथ ही में फिटसी बना है ट्रेनिंग के पर्पज से, कि हमें जो लीगल की ट्रेनिंग अपने डायरेक्ट सेलर्स को देनी है वो दे सकें, क्योंकि हमारा मानना था कि अ, हमारी इंडस्ट्री की नेगेटिविटी जो है, हमें लोग नेगेटिव इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हम इंडस्ट्री में एक्चुअली ठीक क्या है। और उसमें कहीं ना कहीं हम सब थोड़े बहुत भागीदार हैं, क्योंकि हमने खुद नहीं सीखा कि लीगली चीज ठीक क्या है, इसलिए हम औरों को समझा नहीं पाते। तो फिटसी का उद्देश्य दो ही है। एक, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या कंपनीज के लिए माहौल बनाना, डायरेक्ट सेलर्स को ग्रो करने के लिए वातावरण बनाना, और प्लस उसको ट्रेनिंग के रूप में हम लोगों को बता सकें कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। अब बात आती है फर्क की, उद्देश्य एक है लेकिन रास्ते अलग हैं। सो रास्ते में सिर्फ ये फर्क है कि वो काम करते हैं, उनकी अपनी जो सोच है, वो तीन चार कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, वो उनके हिसाब से काम करते हैं। वो जब बना था तो वो एक उस उद्देश्य से बनी थी। वो एक एक्चुअली कंपनी के रूप में काम करते हैं। फिटसी जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है, वो कंपनी एक्ट में काम करती है। सो ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ रास्ते में और उद्देश्य में है। हम भारतीय कंपनियों के लिए काम करना चाहते हैं, हम वो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ज्यादा काम करती हैं। चलिए। ठीक है अरविंद साहब। गुड गुड गुड। तो ऐसी बस संस्था ही है वो, और जैसे हम हैं वो पुराने, हम नए हैं, लेकिन आज जो हिंदुस्तान की जो मातृभूमि हमारी है, जो फीलिंग्स हैं, जो जरूरतें हैं हिंदुस्तान भर के लोगों की, वो फिडसी इसीलिए बनी कि उनकी बात को वहां तक पहुंचाया जा सके।
और जो राहुल जी हैं बहुत भली बात ही वहां तक उसको रख भी रहे हैं। सो नेक्स्ट है सर विजय कुमार दंगड़े साहब है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार हेलो, विजय जी। आवाज आ रही है सर? हाँ, कैसा है सर? नमस्ते सर, आवाज आ रही? यस यस एकदम यस बढ़िया सर, आवाज आ रही है ना सर? यस, चांगलं चांगलं। सर जी नमस्ते। हम्म, नमस्ते। हेलो। नमस्ते। सर मेरा सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में बहुत सारी फर्जिया कंपनी भी काम कर रही है, हम्म, और वो फर्जिया कंपनी 1 साल 2 साल काम करके उसमें बहुत ज्यादा नेटवर्क का नुकसान भी हो जाता है, लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती सर? पहली बात। दूसरी बात, कुछ प्लान ऐसे है सर जो ऑटोपुल प्लान है, कुछ डोनेशन प्लान है ना? तो ये प्लान मार्केट में पूरी फुल तरह से चल रहे हैं सर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अच्छे प्लान जो लोग करते हैं ना सर, वो ना करते हुए फिर वो ये ऐसे प्लान में जाते हैं और फिर लोगों का बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहिए सर, और क्यों नहीं लेती? और प्रोडक्ट बेस में कंपनी जो होनी चाहिए, तो एक्चुअल में कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए सर? क्योंकि क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं स्पिरुलिना, जैसे भी हम स्पिरुलिना लेते तो उसका डुप्लीकेशन और दूसरी कंपनी लाती है, तो वो कैसे समझे कि ये प्रोडक्ट वाकई काम करने वाला है या ओरिजिनल है? इसके बारे में अगर आपने बताया तो अच्छा रहेगा सर। थैंक यू। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा विजय साहब। पहला आपका क्वेश्चन था फर्जीवाड़ा जो कंपनियां करती हैं। 6 महीने साल के अंदर वो पैसा कलेक्ट करती हैं, भाग जाती हैं, या फिर वो सोच ही गलत प्लान की होती है। जिस तरह से प्लान के आपने नाम लिया, हेल्पिंग प्लान, डोनेशन प्लान, या उस तरीके के प्लान की बात करते हैं। देखिए, ये हमारी इंडस्ट्री की सच्चाई है कि इन लोगों को निकालना एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य और टारगेट है। एक अच्छा इंसान तभी काम कर सकता है जब वो बुरे इंसान को सजा मिले। जब बुरे इंसान को सजा नहीं मिलती ना, तो अच्छे इंसान का काम करने का हौसला भी टूटता है। अब इसमें सरकार की रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, समझिए वो क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि ऐसी कंपनीज की डिटेल उन तक पहुंचाई जाए। सरकार के पास जब ऐसी इंफॉर्मेशन आती है तो असल में एक्शन होता है। आप मेरा माने तो पिछले 2-3 सालों में जो मेरा उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, मैं ये भली-भांति जानता हूँ कि उसमें चाहे लेट होता है, लेकिन वो एक्शन होता है। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी रिटर्न कंप्लेंट एक्चुअली डिपार्टमेंट तक आती ही नहीं है। वर्बली कंप्लेंट रहती हैं कि सर फला कंपनी वहां पे काम कर रही है, उसका कुछ करना है। देखिए, सरकार को रिटर्न में चाहिए। अगर हम उन्हें रिटर्न भेजते हैं ना, तो वो यकीनन इस पे काम करती हैं। और ये आप माने तो महाराष्ट्र में, गुजरात और हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में तो मैं एक्चुअली देख चुका हूं अपने आप। सो पहला क्वेश्चन कि सरकार नहीं करती, वो ठीक नहीं है। सरकार के पास वो इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा, ये मायने रखता है। दूसरा आपका प्रश्न है प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, कि भाई नाम तो सबने शाहरुख खान रख लिया, पर असली शाहरुख खान कौन है? तो विजय भाई देखिए, इसमें ना दो, पहली चीज फैक्ट है कि फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, दूसरा एक्सपीरियंस पे बात करते हैं। फैक्ट ये कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट को अच्छा या बुरा होने में उसके अंदर डला हुआ उसका इंग्रेडिएंट होता है, उसका एक्सट्रैक्ट होता है, उसका फ्लेवर होता है, या उसका एसेंस होता है। समझे तो आज की डेट में हैंड सैनिटाइजर मार्केट में हर तरह का अवेलेबल है। अब हैंड सैनिटाइजर में कितना परसेंट इथाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल है, या उसके अंदर वो हैंड रब की कैटेगरी में आ रहा है, या वो डिसइंफेक्टेंट की कैटेगरी में आ रहा है, या वो सैनिटाइजर की कैटेगरी में आ रहा है, वो डिपेंड करता है उसके अंदर क्या डला है। पर मार्केट में एक ही चीज बिकता है कि सैनिटाइजर आ रहा है जी 50 ml का, या 100 ml का, या 250 ml का। सो इसके लिए हर एक प्रोडक्ट के क्वालिटी के मापदंड होते हैं। हर एक इंडिया में हर प्रोडक्ट का एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है। आप ये नोट करेंगे कि हर जो प्रोडक्ट है उसमें जो सर्टिफिकेशन है, आप वो एक्चुअली में चेक भी करा सकते हैं। अब मेरा ये कहना है कि मैंने एक प्रोडक्ट के अंदर 1% स्पिरुलिना डाला है, और एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर 10% स्पिरुलिना डाला है, तो हमें भी पता है कि फर्क किसका आएगा। और ये भी हमें पता है कि 10% स्पिरुलिना डालने वाला प्रोडक्ट महंगा ही होगा 1% स्पिरुलिना वाले प्रोडक्ट से। सो ये सब चीजें आपके जो प्रोडक्ट के हेड है ना, ये एक्चुअली उनको पता होगा, और आपको उनसे बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कर सकते हैं।
प्लस आप के जो केमिस्ट हैं, जो आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, असल में आप उनके साथ भी बैठ के समझ सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। सो दो चीजें, फैक्ट में आपको सर्टिफिकेशन चाहिए और आपको इंग्रेडिएंट की क्वालिटी और उसका कॉम्पोजिशन चाहिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रूव करने के लिए। दूसरा, जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं कि इमोशनल भी है, हर चीज हमारी इंडस्ट्री में फैक्ट नहीं होता, हर चीज हमारे यहाँ पे इमोशन और मोटिवेशन भी चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझें कि जो आपके जो शिप के कैप्टन है, जो मनोज जी, अब एक बात समझना कि मैं, मनोज जी ने मुझसे ना कभी ये नहीं कहा कि हमने ना कोई हल्की चीज लॉन्च करनी है या हमें ऐसी कुछ चीज करनी है जिसमें मार्जिन ज्यादा हो। देखिए, अब मनोज जी ने अभी एक बात की कि मैं बहुत सारे एमडीज के साथ डील करता हूँ, लेकिन हमें भी हर तरह का एमडी मिलता है जो हमें भी ये कहता है कि भाई हल्की चीज चाहिए। मनोज भाई का तो मुझे आज भी याद है, आप प्रोडक्ट पे खाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जो आपको खानी है। मनोज भाई ने जब एक ब्रोशर बनाया था, ये जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, ये तब बेसमेंट में ऑफिस था, तब हम गए थे, तो उस ब्रोशर का पेपर जो था वो इनके प्रिंटर ने वहीं पे बैठा हुआ था, तो उनका प्रिंटर कहता है कि सर आप ना इसमें 70 जीएसएम का पेपर लगा लीजिए। करीबन 3 साल की पहले की बात है, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 जी साल, जी है ना, वो पार्क के सामने बेसमेंट में जब हम मिले थे। जी 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 तो वो, और मनोज भाई उसको कह रहे थे कि भाई आप ना 5000 कॉपीज मत छापो, आप चाहे 2000 छापो, लेकिन पेपर इसमें 170 लगना, 70 नहीं लगना। तो वो तो प्रिंटर अपने आप में सलाह देना शुरू हो गया, नहीं सर अभी तो आपके अभी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, अभी तो ये है, अभी मार्केट नहीं है, अभी ये अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये चैलेंज है, वो चैलेंज है। तो मनोज भाई कह रहे थे कि हाँ चैलेंज है, मान लिया, पर गलत चीज क्यों दूं किसी लोगों को, कम दूंगा वो चलेगा, गलत नहीं दे सकता। मेरा आप लोगों से सजेशन ये है कि आप इन दोनों चीजों को वे करके चलना, क्योंकि देखो नियत और नियति भी बड़े जरूरी होता है। पहला सर्टिफिकेशन, केमिस्ट की वैल्यू, इंग्रेडिएंट उसके अंदर क्या है उसका कंपैरिजन। सेकंड ऑब्वियसली आपके कैप्टन का शिप क्या है, ये दोनों चीजें नियत और नीति मैटर करती है विजय भाई। देखिए, जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमें ये समझना है कि सबसे पहले जनरल मार्केट के साथ क्या होने जा रहा है। जब हम जनरल मार्केट का एक सिनेरियो समझते हैं तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमें डायरेक्ट सेलिंग का समझ में आना जरूरी, समझ आना शुरू हो जाता है। तो जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, कुछ एरियो में अभी हो जाएगा, कुछ में बाद में होगा, शायद कुछ में खुलने के बाद दोबारा बंद हो जाए, ये थोड़ा सा टाइम ऐसा रहेगा। लेकिन उसके बाद जॉब की मार्केट में तो प्रॉब्लम है, ये सबने मान लिया है। कुछ इंडस्ट्रियां तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं फ्रीज मोड में जाने वाली हैं, मतलब कि जिनके अंदर तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं होगा, वो भी एक सच है। अब जब जॉब्स नहीं होता या बैंक मनी मार्केट में पैसा नहीं फेंकेगा और वो सर्कुलेशन मनी की नहीं होगी, तो कस्टमर महंगे सामान नहीं खरीदता। तो ये तीनों का जब साइकिल घूमता है तो कंपनी या देश आगे बढ़ती हैं। जब ये तीन का साइकिल नहीं घूमता तो असल में क्या होता है कि इकोनॉमी बैठना शुरू होती है। इकोनॉमी बैठने का सबसे सीधा सीधा इफेक्ट आपकी सैलरीज में आना शुरू हो जाता है। आप जो बड़े ऑफिसेस लेते हैं वो छोटे ऑफिसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसका इम्पैक्ट से डायरेक्ट सेलिंग का क्या लेना देना है। तो जब ऐसी मार्केट की सिनेरियो आती है, जब लोगों की इनकम कम होना शुरू होती है, तो वो सेकेंडरी इनकम ढूंढना शुरू करते हैं। हर कोई ये सोचना शुरू करता है कि मेरी इनकम में अगर 5000 रुपए का नुकसान हुआ है तो मैं 5000 रुपए कहां से बढ़ाऊं। अगर मुझे 10,000 की इनकम लॉस हो गई तो मैं 10,000 कहां से बढ़ाऊं। मेरे को डेली 500 रुपए आते थे, आज मेरे को 200 रुपए आने लग गया, तो मेरे को 400-500 रुपए डेली कमाना है, कैसे कमाऊं। इस पूरे वातावरण में डायरेक्ट सेलिंग अपने आप ग्रो करना शुरू कर देता है। अब ग्रो तो करेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ हमें अपना जो डिलीवरी मॉडल है, अपना जो ऑनलाइन कंपनी का शिपमेंट मॉडल है, हमारे फ्रेंचाइजी या शॉपी का जो मॉडल है, उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारे को और अपने जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, जो कुरियर पार्टनर्स हैं, लॉजिस्टिक्स की जो हमारी कंपनीज हैं, उनके साथ और टाई अप करना पड़ेगा। और हो सकता है कि मल्टीपल लेवल पे टाई अप करना पड़े। हो सकता है कि फैक्ट्री से सीएनएफ के लिए कोई और लॉजिस्टिक्स वेंडर होगा, सीएनएफ से शॉपी के लिए या फ्रेंचाइजी के लिए कोई और वेंडर होगा, और फ्रेंचाइजी से लोकल डिलीवरी करने के लिए भी हमें पार्टनर्स की जरूरत पड़ेगी। तो आपका पहला क्वेश्चन कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा, वो तो ग्रो करेगा। सेकंड, उसमें चेंज क्या आएगा, वो डिलीवरीज में चेंज आएगा। आपको डिलीवरी के लिए पार्टनर्स लाने पड़ेंगे।
तीसरा एक चेंज आएगा हमारे मिलने जुलने में। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या था, हम किसी के घर जाते थे, चाय पीते थे, उसको प्लान दिखाते थे या उसको प्रोडक्ट दिखाते थे, अपॉर्चुनिटी डिस्कस करते थे। फिर दो लोग मिलके किसी दो लोगों के और घर जाते थे, हम उसकी टीम बिल्ड करने में हेल्प करते थे। अब हम 4 लोग होते थे, 2 लोग हाँ करते थे, उनके चारों को मिलके हम एक छोटी मीटिंग में 10-12 लोगों की एक छोटी मीटिंग में कन्वर्ट करते थे। फिर उन 10-12 लोगों से हम 20-25 लोगों पे आते थे और 20-25 से 100-200 पे आते थे। हमने आज तक सबने डायरेक्ट सेलिंग ऐसे ही सीखी और ऐसे ही करते आ रहे थे। अब क्या बदल जाएगा कि पहला जो हम प्रोडक्ट का डेमोंस्ट्रेशन करेंगे या प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, हो सकता है हम ऐसे ही करें जैसे आज आप और मैं बात कर रहे हैं। आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपसे डिस्कस कर पा रहा हूँ और ये अगर हमारे बीच का भरोसा है, हमारा पुराना रिलेशन है या एमएलएम में बोले हॉट मार्केट है हम, तो हो सकता है कि हम एक दूसरे से प्रोडक्ट भी एक्सचेंज करना शुरू करें। तो हो सकता है यहाँ पे कंपनी को ऑप्शन और ऐड करना पड़े, जैसे कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ डिलीवरी कर रहा है, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पे कस्टमर को डिलीवरी कर रहा है। अब मुझे नहीं पता, मैंने मनोज सर से ये डिस्कस नहीं किया है, बट ये भी एक ऑप्शन आने वाले टाइम पे इंक्रीज किया जा सकता है कि आज मैं अगर दिल्ली 6 में रहता हूँ और दिल्ली 92 में मेरे को किसी को सामान उपलब्ध कराना है, तो एक ई कॉमर्स का मॉड्यूल या शिपमेंट का मॉड्यूल भी आ सकता है। जी सो आप ही के प्रश्न के वापस आंसर देता हूँ। पहला डायरेक्ट सेलिंग ग्रो करेगा, दूसरा कुरियर की हमें ऑप्शंस और सोचनी पड़ेंगी डिलीवरी की, और तीसरा आज हम जैसे बात कर रहे हैं ना, अब ये सच्चाई है, ऐसे ये बढ़ेगा, ये हमें एक दूसरे से बात करना, डेमो करना, प्रोडक्ट के वीडियोस बनाना, एक्सप्लेन करना, हमें ये सब करने पड़ेंगे सर। क्या कहते हैं, 100% क्वेश्चन था ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं इसका कारण ये है कि मैं डिपार्टमेंट में जब बात करते हैं, उनका एक कैंपेन चलता है, जब टीवी पे भी आपने देखा होगा, जागो ग्राहक जागो। तो जागो ग्राहक में काफी कुछ चीजें आती हैं, वो कभी कभी कस्टमर को और कंज्यूमर को नॉलेज करने के लिए सरकार ये कैंपेन रन करती है। ये वाकई में ये रिक्वेस्ट सरकार के पास जानी चाहिए कि ये पॉलिसी आने के बाद एक टीवी, न्यूज़पेपर या मीडिया में एक ऐसा कैंपेन चले कि कस्टमरों को ये बताया जा सके कि डायरेक्ट सेलिंग एक मान्यता प्राप्त इंडस्ट्री है, और इस डायरेक्ट सेलिंग में ये अगर किसी भी कस्टमर को ये जानना है कि क्या चीज ठीक है, कौन सी कंपनी गलत है, तो वो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकती है। ये मैं आपका सजेशन बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा और मैं खुद इसको पर्सनली पुश करूंगा। मैं मनोज भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे रिटर्न में लेके फॉरवर्ड करेंगे हमें, और ये जरूर प्रीतम जी हम काम करेंगे जरूर। चलिए ठीक है राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अपना कीमती समय निकाला, मुझे पता है कि आपका समय बहुत कीमती है। तो सवाल बहुत सारे लोगों के हैं, फिर मौका मिलेगा दोबारा से रूबरू होंगे, और यूनियर के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक राहुल। यू सो मच, थैंक यू ऑल, थैंक यू जेंटलमैन।